वृद्धाश्रम। चलो आज माँ को वृद्धाश्रम दिखाई लाता हूँ। बड़ी बेटी ने अपनी पत्नी से कहा तो 64 वर्षीय सावित्री देवी भौचक होकर बेटी का चेहरा देखने लगी। बेटे के चेहरे पर गंभीरता थी। बोला, माँ एक नया वृद्धाश्रम बना है, जल्दी से तैयार हो जाओ, आज आपको वहाँ की सब सुख सुविधाएं दिखा लाता हूँ। कोई कमी हो तो बता देना, फिर कल तो जाना ही है। जब छोटे बेटे ने भी बड़े की हाँ मिलाई तो उन्हें और भी घोर आश्चर्य हुआ। सावित्री देवी का विश्वास नहीं हो रहा था अपने कानों पर। मुझे वृद्धाश्रम भेजा जा रहा है। क्या हुआ जो कभी कभी गुस्से में मैं बोल देती हूँ कि नहीं अच्छा लगता अब मेरा बोलना, तो वृद्धाश्रम भेज दो मुझे। इसका मतलब क्या ये लोग सच में मुझे वृद्धाश्रम भेज देंगे? क्या वही बेटा है जो परिवार के कठिन समय में कहता था, माँ बस एक बार पैसा कमाना शुरू करने दो मुझे, देखना फिर आपको कभी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दुनिया भर के सारे आराम दूंगा आपको। बड़े बेटे की ये बातें सुनकर छोटा भी अपनी तुतलाती जबान से बोलता और मैं बेटों की इन बातों को सुन कर सावित्री देवी निहाल निहाल हो जाती और फिर दुगनी ऊर्जा के साथ काम में जुट जाती। आज उन्हीं बेटों का दोहरा चेहरा सामने आ रहा था। मदन गोपाल जी की मृत्यु के बाद सावित्री देवी ने अपने जीवन में बहुत ही कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए बहुत मेहनत से अपने चारों बच्चों को पढ़ा लिखा कर लायक बनाया था। आज दोनों बेटियां अपने परिवार में सुखी थी। बेटे भी अच्छा व्यवसाय कर अपना परिवार बढ़िया से चला रहा था। जब बेटों के विवाह हो गए और बेटे भी लायक हो गए तो सावित्री देवी के पास जो भी थोड़ा बहुत संपत्ति, मकान इत्यादि जो मदन गोपाल जी छोड़ के गए थे वो सब बेटों के सुपुत्र कर दिए। वे कहते आगे पीछे तो सब इनका ही है, तो आज जब इन्हें आवश्यकता है तो सीता जी इनके हाथ से ही क्यों ना दूं इन्हें, और अब तो संभालने के लायक भी हो गए हैं। और वाकई अपनी योग्यता से बेटों ने संपत्ति को कई गुना बढ़ा दिया था, जिसका उन्हें गर्व भी था। उस वक्त नाते रिश्तेदार ने मना भी किया था कि संपत्ति अपने ही हाथों में रखो, सब कुछ बेटों को दोगी तो वे बेटे बुढ़ापे में कदर नहीं करेंगे। लेकिन वे बोली, अरे मुझे ज़रूरत भी क्या है इन सब की, अब मेरा दान पुण्य हो जाए बस इतना ही चाहिए, और इसके लिए तो मेरी पेंशन ही बहुत है। बेटों को संपत्ति सौंपी और बहुओं को गृहस्थी। समय के चक्र के साथ पहले वो बहू बेटे हर काम आदेश अनुसार करते, फिर धीरे धीरे पूछ कर करने लगे। समय चक्र घूमने लगा तो अब बताकर करने लगे, फिर धीरे धीरे करने के बाद बताने लगे। समय और आगे बढ़ा तो उतना ही बताते जितना आवश्यकता समझते। गृहस्थी की प्रणाली में भी परिवर्तन हो गया। पहले सावित्री देवी के नियम कायदे से चलने वाली गृहस्थी अब बहुओं के नियम कायदों से आधुनिक तरीके से चलने लगी थी। वे जब भी बीच में कुछ बोलने का प्रयास करती तो उनका बोलना किसी को भी पसंद नहीं आता। बहुएं कहती, वे आपका ज़माना नहीं रहा, अब हमारे हिसाब से कर लेंगे, और बेटे आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं, आप बस देखते जाओ, माँ सारे काम हो जाएंगे। कभी कभी कार्य प्रणाली को लेकर बहू बेटों से ज़्यादा बहस भी हो जाती तो सावित्री देवी के आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुँचती। बहुत गुस्सा आता उन्हें और कई बार गुस्से में वे कह बैठती, मेरी नहीं सुनना है तो मुझे किसी वृद्धाश्रम में क्यों नहीं छोड़ आते। इतना सरदर्द हूँ कि मेरी पेंशन से वृद्धाश्रम में मेरे रहने का खर्चा तो चल ही जाएगा। और फिर सन्नाटा छा जाता। आज बेटी बहू के मुंह से वृद्धाश्रम की बात सुनी तो हृदय तार तार हो गया। कभी नाते रिश्तेदार की बात याद आ रही थी तो कभी हृदय स्वयं की ही परवरिश पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा था। बेटी ने पूछा, माँ चले? छोटा बेटा बोला, मैं भी चलता हूँ भैया। आप दोनों के साथ कठिन परिस्थितियों से गुजर कर चट्टान की तरह मजबूत हुई सावित्री देवी अपने आंसुओं को चश्मे में ही समेटते हुए कार में जाकर बैठ गई। दोनों बेटे भी आ गए। कार में बिल्कुल शांति थी, लेकिन सावित्री देवी के हृदय में तूफान। आंसुओं को रोक अपने आप को शांत कर सावित्री देवी ने खामोशी तोड़ी और बेटों से पूछा, तुम दोनों को ने ये निर्णय सोच समझ कर तो लिया है ना, कि ये सही लग रहा है तुम्हें? छोटा चुप था पर बड़ा बोला,
इसमें गलत भी क्या है माँ? सावित्री देवी समाज क्या सोचेंगे? उदाहरण तो प्रस्तुत होगा। माँ समाज के सामने अब छोटा बोला। ऐसा उदाहरण सावित्री जी सोचने लगी और गाड़ी में फिर से शांति छा गई। उनकी आंखें फिर से बरसने लगी। शहर से थोड़ा बाहर निकल कर गाड़ी रुक गई। एक वृद्धाश्रम के आगे नई बिल्डिंग दिख रही थी जो काम चल रहा था। बगीचे की तरह तरह के फूल खिल रहे थे। एक प्रतिमा भी लगी थी, किसी को भी कपड़े से ढकी हुई थी। इन तीनों को देखकर एक व्यक्ति लपक कर आया तो बेटी ने परिचय कराया कि ये यहाँ के मैनेजर हैं और फिर उससे कहा कि ये माता जी है, आप इन्हें वृद्धाश्रम विजिट करवा कर सारी सुख सुविधाओं के बारे में बता दीजिए। मैनेजर सावित्री देवी को लेकर आश्रम घुमाने लगा और सारी सुख सुविधाओं के बारे में बताने लगा। साथ ही उसने यह भी बताया कि बुजुर्ग को अपने दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे कपड़े इत्यादि भी लाने की ज़रूरत नहीं है, सब यहीं पे मिलेगा। इसके अलावा यदि किसी बुजुर्ग को इन सुविधाओं के अलावा भी कुछ सुविधाएं लगेगी तो वो अलग से मुहैया करा दी जाएगी। नीति को ईश्वरीय आदेश समझ कर सावित्री स्वीकार करने की अद्भुत क्षमता थी सावित्री देवी में, जो अब बॉयज आश्रम में ही रहने का मन बनाने लगे। मैनेजर के साथ आश्रम घूमकर आई तो देखा दोनों बेटे आश्रम के ऑफिस में बैठकर कुछ लोगों से चर्चा कर रहे थे। सावित्री देवी को देख बेटी ने पूछा, कुछ कमी तो नहीं है माँ? कमी तो बता दो, पूरे कर देंगे। सावित्री देवी ने ना में सिर हिलाया। बोल नहीं फूटे उनके मुंह से और आंखें फिर से नम हो गई, परंतु उन्होंने नमी को चश्मे से बाहर नहीं आने दिया। एक आदमी ने मैनेजर को आकर जानकारी दी कि बोट 2 घंटे में आ जाएगा और शाम तक फिट हो जाएगा मुख्य द्वार पर। बेटा बोला, ठीक है मैनेजर साहब, आश्रम में रहने वाले सही बुजुर्ग कल से ही आएंगे तो हम भी कल ही आते हैं माता जी को लेकर। मैनेजर बोला, जी 11 बजे तक आ जाइएगा, 11:30 पर उद्घाटन है। दोनों घर को लौट गए। रास्ते भर शांति छाई रही। सावित्री देवी अपने कमरे में जाकर लेट गई और अपने नए जीवन के लिए मन को मनाने का अथक प्रयास करने लगी। रात का खाना भी जैसे तैसे गले से नीचे उतारी। पूरी रात करवट बदलते हुए निकल गई। सुबह उठी तो घर के सभी सदस्य बड़े उत्साह के वृद्धाश्रम जाने की तैयारी कर रहे थे। मन क्षोभ से भर गया। सोचने लगी, इतनी खुशी है इन लोगों को मुझे छोड़कर आने की। सभी तैयार होकर निकलने लगे तो सावित्री देवी अपने लड्डू गोपाल जी की मूर्ति उठाने लगी। ये देखते ही बेटा बोला, माँ घर के भगवान आश्रम नहीं जाएंगे, वहाँ पहले से ही मंदिर बना हुआ है। सावित्री देवी लड्डू गोपाल की मूर्ति की तरफ देखकर मन ही मन बोली, ये कैसे दिन लाया प्रभु कि तेरे ऊपर भी मेरा अधिकार नहीं है। खैर जैसी तेरी इच्छा। उन्होंने प्रमाण किया और चुपचाप कार में जाकर बैठ गई। पूरा परिवार बड़ी गाड़ी में बैठकर रवाना हो गया। सभी चहक रहे थे सिवाय सावित्री देवी के। सावित्री देवी सिर झुकाकर बैठी थी। बेटे की आवाज़ आई, उतरो माँ, आश्रम आ गया। वे गाड़ी से उतर ही रही थी कि 2 गाड़ियाँ और आकर रुकी। देखा उन्होंने तो दोनों बेटियाँ की गाड़ी थी। लो इन दोनों को भी बुला लिया। दुखी हो जाएगी बेचारी मुझे वृद्धाश्रम में जाते देख, सोचने लगी। सावित्री देवी गाड़ी से उतरी। आश्रम से 8-10 लोग उनके स्वागत के लिए आगे आ गए। आइए माताजी कहकर आदरपूर्वक अंदर ले जाने लगे। समझ पाई कि वे इतना सम्मान क्यों। पोता दादी माँ, आश्रम का नाम तो पढ़ लो, नाम से क्या फर्क पड़ता है, ये सोचते हुए उन्हें निस्सर ऊपर उठाकर बोर्ड पर नजर डाली। बोर्ड पर लिखा था, सावित्री देवी मदन गोपाल वृद्धाश्रम। उन्होंने एक बार फिर भौचक हो बेटों की तरफ देखा। दोनों खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे। बड़ा बेटा बोला, माँ आप वृद्धाश्रम में रहने का नहीं बल्कि वृद्धाश्रम खोलने का सौंदर्य रखती हैं। आज आपको इस वृद्धाश्रम का उद्घाटन करना है और पिताजी की मूर्ति को अनावरण भी करना है। अब यह वृद्धाश्रम आपके निर्देश अनुसार ही चलेगा, क्योंकि बुजुर्गों की समस्या आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकेंगी। चट्टान की तरह मूर्त सावित्री देवी की आंखों के पानी का बांध
अब टूट के चश्मे से बाहर आ गया था। दोनों बेटों ने गले लगाकर झरझर आंसू रोकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अपने लड्डू गोपाल की आश्रम न आने की मर्जी भी अब समझ में आ रही थी। दोनों बेटियां दूर खड़ी आंखों में पानी लिए मुस्कुरा रही थी। दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल सानिया बाज स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई कहानी के साथ। धन्यवाद।